नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। तो आइए आज डिस्कस करते हैं एक ऐसी खबर की जो कि इतना बड़ा खबर है कि हर मीडिया, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, हर जगह यही खबर डिस्कस किया जा रहा है। और वह खबर यह है कि इंडिया ने एक न्यूक्लियर ब्रेक थ्रू अचीव किया है, क्योंकि इंडिया ने अपना फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्रिटिकलिटी अचीव कर लिया है। अब आप बोलेंगे क्रिटिकलिटी, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, भाई क्या है ये? इंडिया तो पहले भी न्यूक्लियर रिएक्टर बनाता था, तो और एक न्यूक्लियर रिएक्टर बना दिया तो ऐसी क्या बड़ी बात हो गई? कुछ बड़ा चीज हो गया का? तो यस दोस्तों, एक बहुत बड़ा घटना हुआ है जिसको पूरी दुनिया देख रही है। ये खबर इतनी बड़ी है कि खुद देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस पे ट्वीट किया है और बताया है कि इंडिया ने अपने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्रिटिकलिटी अचीव किया है। अब आपको बताते हैं कि भाई ये इतनी बड़ी खबर क्यों है कि आप जान के ये हैरानी होगी कि पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड ने अभी तक $50 बिलियन इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को बनाने के लिए खर्च किया है, लेकिन वो सारे के सारे अटेम्प्ट वो आधे में ही छोड़ के भाग गए हैं, क्योंकि वो इस पे सफल नहीं रहे हैं। जबकि इंडिया ने सिर्फ $900 मिलियन में वो बना के दिखा दिया है जो अभी तक सिर्फ रसिया ही कर पाया है और पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड अभी तक नहीं कर पाई है। जहां यूएस ने $15 बिलियन खर्च किया लेकिन वो असफल रहे, जापान ने $12 बिलियन खर्च किया लेकिन वहां सोडियम फायर इंसिडेंट के बाद वो भी गिव अप कर दिए, यूके ने $8 बिलियन खर्च किया, जर्मनी ने $6 बिलियन खर्च किया, फ्रांस और इटली तो ऐसे ही भाग गए। तो दुनिया के 6 सबसे रिचेस्ट नेशन में ट्राई किया था इस टेक्नोलॉजी को मास्टर करने का, लेकिन सब के सब विफल रहे। लेकिन इंडिया ने सिर्फ 900 मिलियन में ही इस टेक्नोलॉजी को मास्टर करके दिखाया है। तो आप समझ रहे होंगे ये कितनी बड़ी डील है। पूरी दुनिया में अब तक 20 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाए गए हैं, लेकिन जितने भी रिएक्टर बनाए हैं ये सब के सब एक्सपेरिमेंटल, प्रोटोटाइप और डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट ही थे। कमर्शियल यूनिट तो सिर्फ रसिया ही अभी तक बना पाया है, और उसके बाद अभी इंडिया वो दूसरा देश बन पाया है जिसने कमर्शियली फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को बना दिया है। ये टेक्नोलॉजी इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसमें ढेर सारी टेक्निकल इश्यूज है और हाई कॉस्ट है, जिसके वजह से सारे के सारे देश इसको मास्टर नहीं कर पाए और हार मान के पीछे हट गए हैं। पूरी दुनिया में देखा जाए तो रसिया ही है जिसने अपने 1980 में बेलोयार 3 और 2016 में बेलोयार 4 ये 2 कमर्शियल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाए हैं और यूज़ कर रहा है। जबकि खुद चाइना भी अभी तक सिर्फ एक्सपेरिमेंटल यूनिट ही बना पाया है, जो कि 2010 में बनाया था, और 2023 में भी सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट ही बना पाया है। अभी तक वो कमर्शियल यूनिट नहीं बना पाया है। जबकि इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी 1985 में ही अपना एक्सपेरिमेंटल यूनिट बना दिया था, जो कि अभी तक चल रहा है। और अभी अप्रैल 2026 में फाइनली हमने अपना कमर्शियल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बना दिया है। और कमर्शियल का मतलब ये है कि ये कोई एक्सपेरिमेंटल यूनिट नहीं है, ये 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर पाएगा। और इसके साथ रशिया के बाद इंडिया दूसरा देश बन पाया है जिसने कमर्शियल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी को मास्टर किया है। अब ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है, आइए उसको जरा आराम से समझते हैं। तो सबसे बेसिक चीज अगर बताएं तो वहाँ पे ये रिएक्शन होता है कि प्लूटोनियम यूज़ किया जाता है जो कि एनर्जी देता है, और उस एनर्जी के साथ जो न्यूट्रॉन देता है वो न्यूट्रॉन यूज़ किया जाता है यूरेनियम 238 के साथ यूरेनियम 238 के साथ, जो कि यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम में कन्वर्ट कर देता है। यूरेनियम है 238 + 1 न्यूटन बन गया 238 + 1 = 239, यानी प्लूटोनियम 239। तो जहां प्लूटोनियम 239 इनिशियल यूज होता है, वहीं यूरेनियम 238 को वापस प्लूटोनियम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसीलिए जितना प्लूटोनियम हम इनिशियल यूज करते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्लूटोनियम हमको बाद में मिलता है। इसीलिए इसको ब्रीडर कहते हैं, क्योंकि ये और भी प्लूटोनियम बना रहा है जितना हम इनिशियली दे रहे हैं। तो इंडिया का अगर सेकेंड स्टेज के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की बात करें तो इंडिया के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में
प्लूटोनियम 239 होता है जो कि एज ए फ्यूल यूज होता है, क्योंकि प्लूटोनियम 239 जब डिसइंटीग्रेट होता है तो वो ढेर सारा एनर्जी देता है, लेकिन उसके साथ देता है न्यूट्रॉन, और इस न्यूट्रॉन को यूज किया जाता है प्लूटोनियम के साथ साथ यूरेनियम 238 में, जो यूरेनियम 238 को और प्लूटोनियम में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा इंडिया के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में थोरियम का ब्लैंकेटिंग भी यूज किया जाता है, और उस थोरियम को जब न्यूट्रॉन से कंबाइन होता है तो वो यूरेनियम 233 में कंबाइन हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। यानी इंडिया के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जहां प्लूटोनियम एज ए फ्यूल यूज होता है, उसके साथ साथ यूरेनियम 238 भी यूज होता है, और थोरियम 232 एज ए ब्लैंकेटिंग यूज होता है, जिसमें यूरेनियम 238 प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट हो जाता है, थोरियम 232 यूरेनियम 233 में कंबाइन होता है। और ये दोनों के दोनों भले ही बाई प्रोडक्ट है, लेकिन इसका बहुत यूज है। प्लूटोनियम 239 जो आउटपुट बनता है वो वापस इनपुट में जाता है, यानी प्लूटोनियम हमने इनपुट में डाला फ्यूल के रूप में, और आउटपुट में भी वही प्लूटोनियम मिला, जिसको हम वापस यूरेनियम के साथ डालते हैं और प्लूटोनियम मिलता है, और इस तरह साइकिल चलता रहता है। और इसके साथ साथ जो यूरेनियम 233 हमें थोरियम से मिल रहा है, ये जाएगा इंडिया के थर्ड स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में। अब आप बोलेंगे थर्ड स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, इंडिया का कोई तीसरा स्टेज भी है क्या? तो यस दोस्तों, इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम 3 स्टेज में काम करता है। इंडिया के विजनरी न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी जहांगीर बाबा ने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को 3 स्टेज में डिवाइड किया था, और ये प्लान था कि जैसे ही इंडिया स्टेज 3 में पहुंचेगा, वैसे ही इंडिया की सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। आइए देखते हैं ये 3 स्टेज एक्चुअली है क्या। स्टेज 1 यानी वो स्टेज जिसमें इंडिया ऑलरेडी पहुंच चुका था, और पूरी दुनिया में भी ये यूज होता है। स्टेज 1 में यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 यूज होता है। इसमें से जो यूरेनियम 235 है वो तो एज ए फ्यूल यूज होता है, लेकिन इसके डिसइंटीग्रेट के बाद जो एनर्जी निकलता है उसके साथ न्यूट्रॉन निकलता है, और ये न्यूट्रॉन कंबाइन होता है 238 से, जिसमें वो प्लूटोनियम बन जाता है। यानी यूरेनियम 235 एक्चुअल में यहाँ फ्यूल है, जबकि प्लूटोनियम हमारा बाई प्रोडक्ट है, जिसका आगे कोई यूज नहीं होता। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए कि जो इनपुट फ्यूल है वो है यूरेनियम 238 और 235, और इंडिया में यूरेनियम की का क्वांटिटी काफ़ी कम है। तो स्टेज 1 में हमेशा इंडिया यूरेनियम के इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहेगा। इसीलिए इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से एग्रीमेंट किया है, अभी हाल ही में कनाडा से भी एग्रीमेंट किया है यूरेनियम के लिए, क्योंकि स्टेज 1 में यूरेनियम ही यूज होता है, और जब तक इंडिया स्टेज 1 में रहेगा हमेशा वो यूरेनियम के इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहेगा। लेकिन अभी हाल ही में इंडिया स्टेज 2 में पहुंच गया है, जहाँ पे ये जो प्लूटोनियम हम एज ए बाई प्रोडक्ट यूज कर रहे थे वो यूज होगा, और प्लूटोनियम जनरेट करने के लिए, जो कि स्टेज 2 को एज ए सर्कल चलाता रहेगा। जितना प्लूटोनियम यूज होगा उससे ज़्यादा प्लूटोनियम हम बना पाएंगे, और उससे और हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बना पाएंगे, क्योंकि जितना प्लूटोनियम अंदर जाता है उससे कहीं ज़्यादा प्लूटोनियम हम बना पाएंगे। यानी हम एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बाद कई फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और बनाते जाएंगे, और इससे हमें जो यूरेनियम 233 मिलेगा वो फ्यूचर में हमारे थर्ड स्टेज में जाएगा। अब ये थर्ड स्टेज में क्या है? थर्ड स्टेज में जो यूरेनियम 233 और प्लूटोनियम 239 है, एच ए बाई प्रोडक्ट बनता है, उसको यूज किया जाएगा डायरेक्ट थोरियम के साथ, क्योंकि प्लूटोनियम 239 या यूरेनियम 233 दोनों डिसइंटीग्रेट होने के बाद एनर्जी तो देंगे ही, और जो साथ में न्यूट्रॉन देंगे वो न्यूट्रॉन कंबाइन जब होगा यूरेनियम 232 के साथ, ये बन जाएगा 233 यानी यूरेनियम 233। यानी हमने इनपुट में डाला यूरेनियम 233 थोरियम के साथ, और आउटपुट में मिला वही यूरेनियम 233। यानी ये भी एक तरह का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टेज 2 में प्लूटोनियम के साथ हम डाल रहे थे यूरेनियम, और यूरेनियम इंडिया में है नहीं, तो इंडिया को हमेशा इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। जबकि स्टेज 3 में हम यूरेनियम या प्लूटोनियम के साथ डालते हैं थोरियम, और थोरियम इंडिया में इतना ज़्यादा है कि आप जान के हैरान रह जाएंगे। दुनिया में जितने भी थोरियम के रिसोर्सेस है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी इंडिया के पास है। इंडिया में इतना ज़्यादा थोरियम है कि कहा जाता है कि इंडिया अगर स्टेज 3 में पहुंच गया और थोरियम यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो अगले 700 सालों तक
इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि थोरियम से ही इंडिया की सारी इलेक्ट्रिसिटी की नीड पूरी हो जाएगी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इंडिया का फाइनल डेस्टिनेशन भले ही स्टेज 3 है, लेकिन स्टेज 3 में पहुंचने के लिए स्टेज 2 को मास्टर करना बड़ा ही इम्पोर्टेंट था। और ये इतना डिफ़िकल्ट टेक्नोलॉजी था कि दुनिया की सारी देश धीरे धीरे पीछे चली गई थी, सिर्फ रशिया के अलावा। और इंडिया ने आज वो स्टेज 2 को मास्टर कर ही लिया है। तो जैसे ही स्टेज 2 के बाद स्टेज 3 आएगा, वैसे ही इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगा। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि पूरी वर्ल्ड मीडिया और सोशल मीडिया में क्यों इस न्यूज़ को इतना फैलाया जा रहा है, इतना बड़ा बताया जा रहा है, क्योंकि इंडिया सिर्फ रसिया के बाद अकेला वो देश बन पाया है जिसने इतने क्रिटिकल और इतने डिफ़िकल्ट टेक्नोलॉजी को मास्टर कर लिया है, वो भी सिर्फ $800 मिलियन में। तो दोस्तों, आई होप आपको ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह समझ में आ गई होगी, और इस तरह की खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।